जय हिंद साथियों। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपना अध्ययन कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। कक्षा 12 के इतिहास के 10वें अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है विद्रोह और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इसका तीसरा पार्ट आज हम करेंगे, अंतिम पार्ट है इसका। पिछले 2 वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के अलग अलग कारणों और उसके विस्तार के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो जो बचा हुआ थोड़ा चैप्टर है उसको अब कंप्लीट करते हैं। तो लाइन वाइज हम इसको पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप इसको साथ साथ नोट करते रहेंगे। अपनी सुविधा अनुसार इसकी गति को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं और पेन के साथ, अपनी पेन कॉपी के साथ इसको नोट अवश्य करते रहें। महत्वपूर्ण जानकारी भी साथ साथ होती रहेगी। आइए सबसे पहले ये चित्र देखते हैं। 10.8 दिल्ली रिज पर स्थित यह एक मस्जिद है। फेलिस बियतो द्वारा ये चित्र बनाया गया 1857-58 में। 1857 के बाद ब्रिटिश फोटोग्राफरों ने यहाँ तबाही और ध्वंस की जो तस्वीरें हैं, असंख्य तस्वीरें यहाँ उतारी थी। तो राजस्थान की ओर से अरावली जो पर्वत है उसकी अंतिम सीमा पर ये बना हुआ है दिल्ली रिज। ये जंगली इलाका था एक, तो उसका चित्र यहाँ दिया हुआ है। दूसरा एक चित्र और भी दिया हुआ है, ये इसको आप देखिए। सिकंदरा बाग जो है, चित्रकार फेलिस बियतो के द्वारा 1858 का बना हुआ है। यहाँ हम एक ज़माने के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनाए गए रंग बाग प्लेजर गार्डन के खंडरों में 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। 1857 में इसकी रक्षा करने वाले 2000 से ज़्यादा विद्रोही सिपाहियों को कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला था। अहाते में पड़े नर कंकाल विद्रोह की जो निरर्थकता है उसकी एक ठंडी चेतावनी दे रहे हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं, 4 आदमी इसमें आप देख रहे हैं, बाकी नर कंकाल आपको पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो इस घटनाक्रम को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ उदा देवी पासी की मूर्ति भी स्थापित अभी कुछ समय पहले की गई थी। विद्रोह के दौरान यहाँ एक पेड़ पर चढ़कर ये पासी देवी जो थी, ये जो उदा देवी जो पासी जो थी, अंग्रेज़ों को मार रही थी। जब तक उनकी गोलियां समाप्त नहीं हुई, उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ प्रवेश नहीं करने दिया। तो उन्हीं का सम्मान देते हुए उनकी एक मूर्ति यहाँ स्थापित की गई थी। विद्रोह की छवियाँ। हम इस विद्रोह और विद्रोहियों की गतिविधि और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं कि विद्रोही की सोच क्या थी, क्या वो चाह रहे थे। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, सूचनाएं, नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए जो दस्तावेज हैं उन्हीं की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्य जो वाई है उन्हीं पर चर्चा करते आ रहे हैं। जो अंग्रेज़ों ने लिखा उसी को प्रमाणित मानकर उसी पर हम आगे शोध कार्य करते आ रहे हैं। यह तो है ही कि इस बारे में सरकारी जो ब्यौरे हैं उनकी कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक जो अधिकारी थे, फौजी थे, जो अंग्रेज़ अपनी चिट्ठी, डायरी और आत्मकथाओं, सरकारी इतिहासों में अपने ब्यौरे दर्ज करते आए हैं। असंख्य जो मेमोज हैं, नोट्स, परिस्थितियों के आकलन, विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेज़ों के रवैये को आसानी से समझ सकते हैं। आज इसमें से बहुत सारे दस्तावेज़ों को एक सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज जो हैं हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी और विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ये सारे जो विवरण हैं अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए हैं, क्योंकि भारतीय जो सैनिक सिपाही थे या आम लोग थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने इस विषय पर कभी ध्यान नहीं दिया। जो पढ़े लिखे भी थे, ब्रिटिश अखबार और समाचार पत्र या पत्रिकाएं जो थी उनमें इस विद्रोह की जो कहानियाँ छपी उसमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े ही लोमहर्षक तरीके से छापा गया था। ये कहानियाँ जनता की भावनाओं को भड़काती थी और प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग को हवा देती थी। यानी कि अंग्रेजी जो समाचार होते थे इंग्लैंड में जो छपते थे उसमें बड़ी निर्ममता से ऐसे चित्र दिखाए जाते थे कि जो विद्रोही हैं वो अंग्रेज़ों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो जनता प्रतिशोध और उन्हें सबक सिखाने की मांग करती थी। अंग्रेज़ों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई जो तस्वीरें हैं सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही है। जो तस्वीरें उस समय बनाई गई थी, इस विद्रोह के बारे में बहुत सारे चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण पोस्टर, चित्र, कार्टून, बाजार प्रिंट उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ को हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। रक्षकों का अभिनंदन। अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने
से पता चलता है कि जिसमें तरह तरह की जो भावनाएं हैं, प्रतिक्रिया उसको देखकर पैदा होती हैं। उनमें से कुछ में तो अंग्रेज़ों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज़ नायकों का गुणगान किया है। 1859 में टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा जो बनाया गया चित्र है रिलीफ ऑफ द लखनऊ, लखनऊ की राहत, इसी श्रेणी का एक चित्र है। जब इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्रकार टॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा 1859 का बनाया हुआ है, जिसमें अंग्रेज़ों को विजयी दिखाया गया है, भारतीयों को एक ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखाया गया है, पराजित दिखाया गया है, उसमें कुछ अधिकारी दिए हैं, उनके बारे में हम आगे इसमें अध्याय में पढ़ते हैं। ये चित्र है। विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाला हुआ है। तो लखनऊ के कमिश्नर जो हेनरी लॉरेंस है, उसने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स ऑट्रम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती प्रदान की। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का एक नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना को लेकर वहां पहुंचा। उसने ब्रिटिश जो रक्षक सेना है उसको घेरे से छुड़ाया। अंग्रेज़ों के बयानों में लखनऊ की जो घेराबंदी है उसको उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बताई है, क्योंकि उसकी बहुत प्रशंसा की गई है। बार्कर की जो पेंटिंग बनी हुई है कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है। कैनवस के मध्य में कैंपबेल, ऑट्रम और हैवलॉक, इन तीन जो ब्रिटिश नायकों की छवि इसमें दिखाई गई है। उनके इर्द गिर्द खड़े जो लोग हैं उनके हाथों को देखने पर दर्शकों की निगाह चित्र के मध्य में चली जाती है। ये नायक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ काफ़ी उजाला है, अभी आपने पिक्चर देखी थी, जिसके अगले हिस्से में परछाई है, पिछली तरफ टूटा फूटा जो रेजिडेंसी दिखाई दे रहा है। चित्र के अगले भाग में कुछ शव पड़े हैं। घायल इस घेराबंदी के दौरान हुई जो मारकाट है उसकी गवाही दे रहे हैं। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें ये पीछे जो इमारतें दिखाई दे रही हैं खंडर के रूप में दिखाई दे रही है, और बीच में आप इसको देख रहे हैं कि बीच में जो घोड़ों पर ये अधिकारी देख रहे हैं आप, कैंपबेल, ऑट्रम और हैवलॉक हैं। ये तीन ब्रिटिश जो नायक हैं उनकी छवियों को यहाँ दिखाई दिया है। इनके पीछे काफ़ी उजाला, मध्य में काफ़ी उजाला दिखाई दे रहा है, जबकि जो मध्य भाग में घोड़ों को विजयी तस्वीरें इस बात पर जोर देती हैं कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस चित्र में चित्रों से अंग्रेज़ जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा करते हैं कि इन चित्रों से लगता है कि संकट की जो घड़ी है वो जा चुकी है, विद्रोह खत्म हो चुका है और अंग्रेज़ जीत चुके हैं। यानी कि इन चित्रों के माध्यम से ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो सरकार थी या अधिकारी जो थे वो अपना एक रुतबा दिखाना चाहते थे कि हम अजय हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि अंग्रेज़ औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अखबारों में छपी जो खबरें हैं जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर डालती हैं। वे घटनाएं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती हैं। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करती है। कि पिक्चर में, तस्वीरों में ऐसा दिखाया जा रहा था कि भारत में अंग्रेज़ों के साथ बहुत ही अमानवीय अत्याचार किया जा रहा है, बच्चों पर, महिलाओं पर उनको मारा जा रहा है बड़े अमानवीय तरीके से। तो ये जनता के एक मूड को, एक मत को बदल रही थी। अंग्रेज़ अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निस्सहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगी। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया और बलवती कर दिया इस प्रकार की जो भावना थी उसको। जोसेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियल यानी कि स्मृति में जो 10.11 का चित्र नीचे दिया हुआ है चित्र बनाया। इस चित्र में अंग्रेज़ औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई दे रहे हैं, लाचार मासूम दिखाई दे रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका वो जता रहे हों। ये चित्र आप देखिए। इस चित्र में अगर आप ये पीछे देखें, इन दो स्थानों पर पीछे अंग्रेज़ दिख रहे हैं
और ये किसी कमरे के अंदर जो बच्चे और महिलाएं हैं ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जैसे भयग्रस्त और डरे हुए दिखाया गया है। पीछे अंग्रेज आप देख सकते हैं दरवाज़ों से या इन जो सुराख से पीछे दिखाई दे रहे हैं इनमें, कि अंग्रेज़ उनकी रक्षा के लिए आ रहे हैं और ये भारतीय जो विद्रोही हैं उनसे बुरी तरह से भयभीत है, जैसे इन पर हमला होने वाला है। पूरे भयाक्रांत और डरे हुए इनको दिखाया है। इन मेमोरियम जो चित्र है इसमें चित्रकार जोजेफ ने नोएटल पैटर्न 1859 में ये चित्र बना हुआ। नेक्स्ट चित्र देखिए, कानपुर में जो सिपाही हैं उनसे अपनी रक्षा करती हुई मिस व्हीलर। ये चित्र आप देख रहे हैं मिस व्हीलर का चित्र है। इसने अपनी राइफल से हाथ में तलवार लिए हुए व्यक्ति को गोली से मारा। 2-3 सिपाही नीचे और भी दिखाई दिए हैं पड़े हुए, जो ये दिखाया गया है कि हमला कर रहे हैं। पीछे से एक व्यक्ति और हमला करते हुए दिखाया गया है कि भी चारों तरफ से विद्रोहियों ने इसको घेरा हुआ है और ये बड़ी बहादुरी से एक वीरांगना की भांति देवी के रूप में उन पर हमला कर रही है, अपनी रक्षा कर रही है। और नीचे अगर आप दिखाई दे रहे हैं, नीचे एक बुक भी दिखाई दे रही है। इसको कुरान परिभाषित किया गया है कि ये कुरान के रूप में, यानी कि धार्मिक भावनाओं को भी यहाँ लोगों की झिझकोरने का प्रयास किया गया कि धार्मिक दूसरे धर्म के लोग हैं जो ईसाइयों के खिलाफ हैं, ईसाइयों को मारना चाहते हैं, बाइबल का अपमान कर रहे हैं। कुछ इस किस्म के भाव भी यहाँ लोगों के जो हैं एक पैदा करने का प्रयास किया, धार्मिक रूप से भी लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया इन चित्रों के माध्यम से। वे अपनी बेइज्जती, हिंसा, मृत्यु का इंतजार कर रही हैं। जो पीछे आपने चित्र देखा था, इन मेमोरियल में भीषण हिंसा नहीं दिखती। इस पिक्चर से पहले की जो पिक्चर आपने देखी थी, महिलाएं एक दूसरे से बच्चे चिपके हुए हैं, पीछे अंग्रेज दिखाई दे रहे थे, उस चित्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसकी तरफ एक इशारा है। यह दर्शक की जो कल्पना है उसको झिंझोड़ती है, उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। उसमें विद्रोहियों के को हिंसक और बर्बर बताया गया है। हालांकि ये चित्र जो है दृश्य में नहीं है कि कोई मार रहा है उनको, लेकिन ऐसा दिखाया गया है, कल्पना की गई है। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी जो है उसको रक्षक के रूप में पीछे देख सकते हैं। पीछे उसमें चित्र में अंग्रेज दिखाई दे रहे हैं कि वो रक्षा के लिए आ रहे हैं। कुछ अन्य रेखा चित्रों पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इसमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती नजर आ रही है। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। जैसे अभी आपने मिस मिलर का जो एक चित्र देखा था, उसमें वो अकेले खड़ी हुई है, लड़ रही है, विद्रोहियों को मौत के नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवार बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला करते हैं दिखाए गए हैं। यहाँ इज्जत और ज़िंदगी की रक्षा के लिए एक औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को भी प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाइयत की रक्षा का एक संघर्ष है, ऐसा लिखा गया। और चित्र में धरती पर पड़ी जो किताब हमने जिक्र किया था वो बाइबिल है, ऐसा दिखाया गया है कि बच्चों, महिलाओं और धर्म की दुहाई देकर लोगों को भड़काने का इन चित्रों में प्रयास किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिशोध और सबक। अब इसके साथ एक चित्र और भी दिया हुआ है, उसको चलो बाद में देखते हैं। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सत्य का माहौल बनता गया, बदले की मांग तेज होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित जो चित्र हैं, खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माना गया, जरूरी माना गया कि भाई इसका दमन किया जाए। माहौल ऐसा था कि मानव न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को चुनौती जो दी जा रही है उसको निर्ममता से कुचलना बहुत ज़रूरी है। विद्रोह से आतंकित जो अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजेयता का प्रदर्शन करना चाहिए, कि वो अपराजय, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, ये भाव उनको दिखाना होगा। ऐसी ही एक तस्वीर दी हुई है हमें, न्याय के एक एकात्मक स्त्री छवि दिखाई देती है। ये पिक्चर हम देखते हैं अभी। ये चित्र देखिए, इसमें एक महिला को तलवार और ढाल लिए हुए नीचे भारतीयों को पाँव के नीचे कुचलते हुए दिखाया गया है, एक युद्ध करते हुए। तो इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, जस्टिस, जस्टिस न्याय। पंच नाम की जो एक पत्रिका थी, जिसे पहले पंच पत्रिका या द लंदन चेरिवरी के नाम से भी जाना जाता था,
पंच 12 सितंबर 1857 का ये चित्र है। इसमें चित्र के नीचे जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, जस्टिस के नीचे जो हम पढ़ नहीं पा रहे, उस पर लिखा हुआ है कि कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार ने समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया। तो यह जो पंच थी एक व्यंग्यात्मक चित्रों की पत्रिका थी। 1841 में शुरू हुई थी, 1992 तक ये लगातार चलती रही, लेकिन उसके बाद फिर बंद हो गई थी। 1996 से 2002 तक फिर ये लंदन में पुणे छपती रही। तो इस प्रकार के व्यंग्यात्मक चित्र इसमें छापे जाते थे। अब देखिए, विद्रोह और सबक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट एक चित्र देखिए। इस चित्र में नीचे पट्टिका पर लिखा है कि बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध, यानी कि बंगाल जो टाइगर है उसको भारत दिखाया गया है और ब्रिटिश जो शेर है उसको एक अंग्रेजी ताकत दिखाया गया है। जो पंच में 1857 में छपी हुई है, भारत को बंगाल टाइगर के रूप में दिखाया गया है कि बंगाल टाइगर से जो ब्रिटिश शेर है वो बदला ले रहा है। तस्वीर क्या सोच दिखाती है? शेर और चीते की तस्वीरों के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया? औरत और बच्चे की तस्वीर क्या दर्शाती है जो आप देख रहे हैं? ये पिक्चर आप देखिए कि जो बंगाल टाइगर है उसके नीचे महिला और एक बच्चा दिखाई दे रहा है बंगाल टाइगर के नीचे, और जो ब्रिटिश शेर है वो इस चीते पर हमला कर रहा है। यो कितना एक कितनी एक कहिए कि वही एक कुटिलता के साथ इस प्रकार का चित्रण उन्होंने दिखाया है। नेक्स्ट देखिए कि जिसके हाथ में एक तलवार है, जो अभी आपने जस्टिस पंच में एक चित्र छपा था, पढ़ा था इससे पहले, उसके हाथ में एक तलवार और ढाल है। उसकी मुद्रा आक्रामक है। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वह विद्रोहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। अभी आपने एक चित्र देखा था एक महिला को भारतीयों के ऊपर खड़े हुए तलवार और ढाल लिए हुए। इसमें इसके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध जो था उसकी ज़रूरत पर जोर दे रहे थे। तो इसी प्रकार का एक पिक्चर और यहाँ दिखाई दिया हुआ है, इसको अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए, एग्जीक्यूशन ऑफ द म्यूटिनियर्स एट पेशावर ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स, यानी कि पेशावर में जो विद्रोही हैं उनको मृत्युदंड यहाँ दिया गया तोप से उड़ाते हुए। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में ये छपा था 3 अक्टूबर 1857 का। इस चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ मृत्यु जो दंड है उसका एक दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है, नाटक के रूप में, जैसा नाटक चल रहा हो। निर्मम सत्ता का नाटक मंचन यहाँ दिखाई दे रहा है। पूरे दृश्य में वर्दियों से सजे जो घुड़सवार हैं, सैनिक, सिपाही हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अपने जो साथी सिपाही हैं उनकी मृत्यु का दृश्य दिखाना है और विद्रोह की जो भयानक एक परिणाम है उनको महसूस कराना है कि अगर आप लोग भी ऐसा विद्रोह करोगे तो आपको भी तोपों से उड़ा दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार के चित्र जो है छापे जा रहे थे। नेक्स्ट चित्र एक और देखिए इसी प्रकार का, जिसमें अंग्रेज़ों को अपराजय महान दिखाया गया है। ये भी एग्जीक्यूशन ऑफ द म्यूटिनियर्स एट पेशावर, पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड कैसे दिया गया। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, ये हमने पिछले चैप्टर में इस अखबार के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। 3 अक्टूबर 1857 का है। मृत्युदंड के इस दृश्य में 12 विद्रोही एक कतार में लटके हुए हैं और चारों तरफ तोपें तैनात हैं। ये 3 जो फांसी के फंदे दिखाए हैं, 4-4 जो विद्रोही हैं उनको फांसी पर लटकाया गया, तोहफे साथ लगी है, चारों तरफ सैनिक दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के एक सामूहिक रूप से जो मृत्यु दंड देने का एक दृश्य यहाँ दिखाया गया है। यह सामान्य दंड का दृश्य नहीं है, यह दहशत और का प्रदर्शन है। लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि सज़ा किसी बंद स्थान पर नहीं बल्कि लोगों के बीच दी जा सकती है। उसे खुले में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी है ताकि लोगों में दहशत पैदा की जा सकती। तो यहाँ पर यह दिखाया अंग्रेज़ों ने किस प्रकार। अब दहशत का प्रदर्शन देखिए कि प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने मार्मिक ढंग से मौत के घाट उतारा गया। उन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया, फांसी पर सामूहिक रूप से कहीं लटका दिया गया।
इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं में दूर दूर तक जा रही थी। दया के लिए कोई जगह नहीं है। जब प्रतिशोध के लिए शोर मच रहा था, तो ऐसे समय पर नरम सुझाव मजाक का पात्र बनकर रह जाते हैं। जब गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग था, उसने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से जो सिपाही हैं उनकी वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उनका मजाक उड़ाया गया। यानी कि उस सब क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग था। उन्होंने बाद में ऐसा प्रयास किया कि थोड़ी नरमी बरती जाए जो विद्रोही सिपाही हैं उनके साथ, और हम नरमी बरत कर, दया भाव दिखाकर हम उनको दोबारा अपने प्रति वफादार बना सकते, अपने पाले में उनको हम ला सकते हैं। तो उसका ब्रिटेन में मजाक उड़ाया गया प्रेस में। हास्यपरक जो व्यंग की जो ब्रिटिश पत्रिका थी पंच, हमने पीछे भी पढ़ा था, उसके पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दिखाया है। उसका एक ये चित्र आप देखिए कि इसमें कैनिंग को दिखाया है जो एक सैनिक के ऊपर हाथ रखे हुए, उसके सैनिक के हाथ में तलवारें दिखाई हैं जो खून से लथपथ है, खून टपक रहा है उनमें, और ये कैनिंग को एक दया भाव दिखाते हुए उसका मजाक इस चित्र में उड़ाया गया है। नीचे लिखा भी गया है द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग, यानी कि कैनिंग का दया भाव। और नीचे और क्या लिखा हुआ है उसको पढ़िए कि पंच में जो ऐसा ही एक व्यंग्यात्मक चित्र छपा था 24 अक्टूबर 1857 को। नीचे की पट्टी पर क्या लिखा है, गवर्नर जनरल, बिल्कुल सही, फिर वे उसे घिनौनी बंदूकों से नहीं उड़ाएंगे बशर्ते वो एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करें। तो यह ऐसा यहाँ मजाक उड़ाया गया है। तो उस चित्र में एक जो सिपाही दिखाया जिसके ऊपर कैनिंग ने हाथ रखा है, वो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए उसके दोनों जो तलवारें हैं, हाथ हैं, उनसे खून टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय बहुत सारी जो ब्रिटिश तस्वीरें हैं उनमें सामने आ रही थी। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना, ये हमने वो पढ़ा जो अंग्रेज जो लोग दिखा रहे थे, पत्र पत्रिकाएं, चित्रकार जो अंग्रेज थे वो दिखा रहे थे। अब राष्ट्रवादी जो दृश्य कल्पना है उसमें देखिए कि 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। 1857 के बाद के समय में 1947 तक जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन क्रांतिकारी हुए, वे सब 1857 के जो नेता थे, विद्रोही थे या घटनाएं थी, उनसे प्रेरणा ले रहे थे। इस क्रांति का परिणाम ये था कि भी इसने, बेशक ये क्रांति असफल हो गई, लेकिन इसने आने वाले जो क्रांति का एक ज्वाला थी उसको तेज किया, उसको एक ईंधन का रूप प्रदान किया, उसमें एक नींव का काम किया। तो ये एक महत्वपूर्ण इसका भाग रहा। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत जो है बुन गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी जो शासन उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इतिहास लेखन की तरह कला साहित्य ने भी 1857 की समृद्धि को जीवित रखने में योगदान दिया। कलाओं में और साहित्य में, लेखन कला में विद्रोह के बहुत सारे ऐसे नायकों को, जो विद्रोह के नेता थे उनको ऐसे नायकों के रूप में पेश किया गया जो देश को रणस्थल की ओर ले जा रहे थे। उन्हें लोगों की दमनकारी जो साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते हुए चित्रित किया गया है। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति की लड़ाई लड़ने वाली जो रानी झांसी यानी कि लक्ष्मीबाई है, उसकी कविताएं उसके ऊपर बहुत सारी लिखी गई। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया गया जो दुश्मनों का पीछा करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों की मौत की नींद सुलाती हुई आगे बढ़ रही है, ऐसे रूप में उसको चित्रित किया गया था। देश के विभिन्न भागों में जो बच्चे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पंक्तियां हैं उनको याद करते हुए बड़े हो रहे थे। यानी कि सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी, उन्होंने जो कविता लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, इसको पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे बच्चे लोग। जो छवियां हैं उनमें लक्ष्मीबाई को प्राय फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए दिखाया गया, जो अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गई थी। इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे, वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से उस हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों की खरीद कर घर में सजाती थी, उन चित्रों को अपने घरों में सजाती थी। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं करती थी,
उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहाँ की जो जनता थी विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने की आवाज़ उठा रही थी। जो अंग्रेज पढ़ रहे थे, चित्रों को देख रहे थे इंग्लैंड में, उनमें ऐसे एक जोश आ रहा था कि भाई जो भारत में जो क्रांतिकारी हैं, विद्रोही, उनको कुचल डालो, मार डालो। दूसरी तरफ जो भारतीय चित्र, राष्ट्रवादी चित्र थे, उनमें हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। तो भारतीय चित्र उसके विपरीत, क्योंकि अंग्रेज़ और भारतीय दोनों पक्ष अलग अलग थे, एक दूसरे के विरोधी थे, तो दोनों ही एक ही घटना को अलग अलग तरीके से दिखा रहे थे अपने अपने हिसाब से। अब यहाँ काल रेखा देखिए, 1801 में अवध में वेल्जली की सहायक संधि लागू की गई। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया, अवध का अधिग्रहण किया गया। 56-57 में अंग्रेज़ों द्वारा एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू किया गया, जिसको हमने पिछली वीडियो में किया था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। 11-12 मई दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह और बहादुर शाह को अपना नेता स्वीकार किया गया। 20-23 जो मई है, ये सारी 1857 की घटनाएं हैं। अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, ये सारे उत्तर प्रदेश के स्थान हैं। एटा में सैनिक विद्रोह। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह। और मई जून जो है, पूरा जो मई जून था उसमें सैनिक विद्रोह एक व्यापक रूप से जन विद्रोह में बदल गया था। 30 जून को चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेजों को पराजय होती है, ये आपने पढ़ा था। 25 सितंबर 1857 को हैवलॉक ऑटम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां जो लखनऊ रेजिडेंसी है उसमें दाखिल होती हैं। फिर जून 1858 में युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु होती है, और जुलाई 1857 में युद्ध में शाहमल की मृत्यु होती है। तो ये एक काल रेखा यहाँ दी हुई है। अब ये विद्रोह पूरी तरह से यानी कि असफल हो चुका था। जो योजना क्रांतिकारियों ने बनाई, अपने त्याग बलिदान, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण थे कि जिनकी वजह से जो क्रांतिकारी थे वो सफल नहीं हो पाए। एक समय लगभग इन सारे स्थानों से, उत्तर भारत से जो अंग्रेजी ध्वज था वो समाप्त हो गया था, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी कमियां हमारे संगठन में, आंदोलन में रही। उसी का फ़ायदा उठाकर जो अंग्रेज़ थे विजय होती चली गई। यानी कि सबसे पहला अगर असफलता के कारणों में हम देखें, जो कैनिंग की कूटनीति थी और साम्राज्य बनाए रखने की जो उसकी दृढ़ संकल्प जैसी उसकी रणनीति योजनाएं थी, वो बड़ी कारगर साबित हुई। कैनिंग एक बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। दूसरा, जो संगठन और योजना थी क्रांतिकारी या विद्रोहियों की, उनके पास कोई ऐसा योजना भी नहीं था। 31 मई को यानी कि कहते हैं कि भाई तय समय किया गया था, लेकिन विद्रोह से पहले ही शुरू हो गया। कोई संगठन और योजना में कोई तालमेल नहीं हुआ। अस्त्र शस्त्रों की भी भारी कमी थी। उनके पास वही हथियार थे जो अंग्रेज़ों से शस्त्रागार से उन्हें लूटे थे। इसके अलावा यातायात संचार के साधनों पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण था। तो जो इन साधनों ने अंग्रेज़ों की मदद की और भारतीयों को इनसे कोई लाभ नहीं हो पाया। जो सभी जो सैनिक थे उनका विद्रोह में शामिल भी नहीं हो पाए। लगभग आधे जो भारतीय सिपाही विद्रोह में शामिल हुए। जो शेष सिपाही थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों को जो देसी शासक थे उनका भी सभी का सहयोग नहीं मिला। जैसे हैदराबाद है, ग्वालियर, पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला, बड़ौदा, राजपूताना, इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की। यानी कि पंजाब, राजस्थान, ये मुख्य रूप से ऐसे इलाके थे। अगर पूर्वी बंगाल, तो यहाँ से कोई विद्रोह का कोई ऐसा कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं था। सीमित जन समर्थन, लोग भी यानी कि इसमें ज़्यादातर अधिक लोगों ने इसमें सहानुभूति अंग्रेज़ों के प्रति ही बनाए रखी। पंजाब, पूर्वी बंगाल, हम पढ़ रहे राजस्थान, गुजरात, ये सारे इलाके थे, इनमें विद्रोह ना के बराबर था। दक्षिणी भारत पूरी तरह से अछूता रहा। शिक्षित जो पढ़ा लिखा जो वर्ग था वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था। इस युद्ध में उसने अंग्रेज़ों की मदद ही की, क्योंकि वो कुछ ऐसे सुधार कर रहे थे, उनका मानना था, जो भारत के लिए, भारतीय जनता के लिए या भारतीय महिलाओं के लिए अच्छे थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे। इसके अलावा जो भारतीय सैनिक थे उनमें अनुशासन का भी अभाव था। जहाँ कहीं भी वे विजय प्राप्त की, उन्होंने लूट मार करने लग जाते थे। भारतीय जो अमीर लोग थे उन्हीं के ऊपर भी हमले उन्होंने किए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी। विद्रोह का समय से पहले शुरू हो जाना, ये भी एक कारण था। और अच्छे जो जो लीडर थे, यानी कि जनरल थे, अधिकारी थे,
वो भी भारत के पास ऐसे नहीं थे। कुछ नेता थे लेकिन वो ऐसे नहीं थे जैसे अंग्रेज़ों के पास नील, निकलसन, लॉरेंस, कैंपबेल, हैवलॉक, कुछ ऐसे जो पारंगत युद्ध कला और प्रशिक्षित थे, निपुण थे, कूटनीतिज्ञ थे। तो अंग्रेज़ों की जो कूटनीति थी वो भी काफ़ी हद तक सफल हुई। फूट डालो राज करो की जो उनकी नीति थी, उसके तहत भी उन्होंने कुछ ऐसा प्रयास किया। उनकी कूटनीति के कारण ही जो पंजाब और गोरखे जो थे, उन लोगों से उन्होंने सहानुभूति प्राप्त की और मदद प्राप्त की। तो ये इन सब कारणों से जो विद्रोह था वो असफल हो गया। अब देखिए कि विद्रोह किस प्रकार का इसका स्वरूप था। कुछ इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, कुछ इसको मात्र सैनिक विद्रोह कहते हैं। तो इसको बहुत सारे नामों से जाना गया। सैनिक विद्रोह जैसे अंग्रेज़ लेखक है सर जॉन लॉरेंस और जॉन सीले, उन्होंने इसे एक सैनिक विद्रोह बताया और कहा कि यह जो देशभक्ति की भावना से रहित एक स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था। क्योंकि जो विद्रोह की शुरुआत है मेरठ से शुरू हुई, मुख्यतः सैनिक ही थे इसमें। सभी छावनियों में कुछ स्वार्थी लोगों को छोड़कर आम लोगों ने जो अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया। वो व्याख्या कर रहे हैं इस प्रकार, विद्रोहियों में देश प्रेम का भी कोई भाव नहीं था। वो छोटे मोटे अपनी जो वेतन थे, सैनिक थे, जो भत्ते थे, अपमान था अंग्रेज जो अधिकारी करते थे, या धार्मिक भावना का ध्यान न रखना, कुछ ऐसे जो कारण थे, उन्हीं के कारणों से उन्होंने इसको साबित किया कि ये सैनिक विद्रोह था। अब दूसरा दिया है कि दूसरा जो मत है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है। जैसे वीर सावरकर हैं, उन्होंने 1909 में 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम से एक पुस्तक लिखी और उन्होंने साबित करने का प्रयास किया कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वीर सावरकर ने, उसके अलावा अशोक मेहता, पट्टाभी सीतारमैया जैसे और अन्य जो इतिहासकार है जैसे ईश्वरी प्रसाद जैसे जो इतिहासकार है, उन्होंने साबित करने का प्रयास किया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कि विद्रोही जो थे वो देशभक्ति से प्रेरित थे, अपने राज के लिए लड़ रहे थे और विदेशी शासन को उखाड़ने का उन्होंने प्रयास किया। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी जातियों के वर्गों ने अपना बलिदान दिया। चर्बी वाले जो कारतूस थे वो मात्र एक चिंगारी थे, तत्कालिक कारण था। अगर ये कारतूस न होते तो भी ये जो आंदोलन था ये होना ही था। तो ये बहुत सारे इसी प्रकार के जो लोग थे, उन्होंने ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं। अब देखिए कि इस विद्रोह के परिणाम अगर हम अंत में जानने का प्रयास करें कि इस क्रांति के परिणाम क्या हुए। सबसे पहले कि देखिए कि अगर हम कहें, हमने पीछे भी पढ़ा था कि इसने 1857 के बाद, 1857 की क्रांति के बाद जितने भी हमारे नेता थे, क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलन थे, उन सब में एक नींव का काम किया, प्रेरणा देने का कार्य किया। साहित्य रचा गया इस बारे में। जो नेता थे उनको एक बहुत बड़ा दर्जा देकर उनको उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास किया गया। अब इसके अलावा और भी देखिए कि जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें परिवर्तन कर दिया गया था। 1858 में ब्रिटिश संसद में एक एक्ट पारित करके भारत में जो कंपनी का शासन था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और अब भारत का जो एक प्रशासन था वो सीधा ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया था और वायसराय अब उसको कहा जाने लगा था, जो गवर्नर जनरल थे। उच्च यानी कि अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और ब्रिटिश संसद के अधीन भारत चला गया था। उच्च वर्गों के प्रति इन्होंने कुछ नीतियां अपनाई। जो जिन लोगों ने जिन नीति में उन्होंने परिवर्तन किया, यानी कि सेना का पुनर्गठन उन्होंने अब कर दिया गया था कि ये अब सेना में जो सिख थे, गोरखा, पठान, उनको अधिक भर्ती किया जाने लगा था, क्योंकि इन समूहों ने इस क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया था और इन्हें लड़ाकू जातियां घोषित करके, जो इस विद्रोह में जिन जातियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाया उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया और उनको जो सेना में भर्ती थी वो उनकी भर्ती बंद कर दी थी। तो ये भी एक परिवर्तन कर दिया गया था। जो यूरोपीय सैनिक थे उनकी संख्या में अब वृद्धि कर दी गई थी, यानी कि जब अब अंग्रेजी जो सैनिक थे उनकी संख्या 40,000 से बढ़ाकर 72,000 कर दी गई थी और भारतीय जो सैनिक थे उनकी 2,15,000 से घटाकर 1,15,000 जो संख्या थी वो भारतीय सैनिकों की कर दी गई थी। कंपनी की जो सेना है उसकी समाप्ति अब उन्होंने कर दी थी कंपनी में, यानी कि विद्रोह से पूर्व जो है
भारतीय सेना में दो प्रकार के सैनिक थे। एक वे थे जो पूर्ण रूप से कंपनी के अधीन होते थे, दूसरे वे जो ब्रिटिश सरकार नियुक्त करके भारत भेजती थी। तो अब कंपनी की सेना तोड़ दी गई थी, दोनों सेनाओं का एकीकरण कर दिया गया था और सेना को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। ये कुछ सैनिक संबंधी इसी प्रकार के थे। अन्य कारणों में आपने पढ़ा कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, भारत पर इंग्लैंड का सीधा यानी कि शासन अब हो गया था। गवर्नर जनरल की जो उपाधि थी अब उसको भी बदल दिया गया था, अब उसे वायसराय कहा जाने लगा। और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय बना था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल यही लॉर्ड कैनिंग था। मुगल और जो पेशवा वंश थे उनका समाप्ति उनकी कर दी गई थी। अब मुगल और पेशवा जो वंश थे उनका अंत हो गया था। बहादुर शाह जो जफर था वह मुगलों का अंतिम बादशाह था। उसे रंगून आपने पढ़ा था कि भेज दिया था और 1862 में वहीं उसकी मृत्यु के साथ मुगल वंश का खात्मा हो गया था। इसी प्रकार नाना साहिब विद्रोह में असफल होने के पश्चात नेपाल भाग गया था, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अभी कोई दावेदार अब पेशवा वंश का भी नहीं रहा था। भारतीय शासकों के प्रति अब नीति में उन्होंने परिवर्तन ला दिया था। परिवर्तन आश्वासन दिया कि भारतीय राज्यों को कि ब्रिटिश साम्राज्य में अब उनको नहीं मिलाया जाएगा। जो लैप्स की लॉर्ड डलहौजी की नीति थी तो वो भी समाप्त कर दी थी। उनको पुत्र गोद लेने की अनुमति भी दे दी गई थी। तो ऐसे कुछ परिवर्तन उन्होंने किए। उनको जिन जो विद्रोह में जिन लोगों ने या राजाओं ने उनको मदद की तो उनको पुरस्कार और उपाधियों से सम्मानित भी किया था। इसके अलावा सामाजिक कुछ धार्मिक परिवर्तन भी उन्होंने इसमें जारी किए। भारतीयों को नौकरी देने का उन्होंने वचन किया। 1 नवंबर 1858 की जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी उसमें भारतीयों को वचन दिया गया कि उनको योग्यता के आधार पर नौकरियां भी दी जाएंगी। योग्यता के आधार पर, जाति धर्म लिंग का कोई उसमें रंग का कोई भेद नहीं होगा। उच्च पदों पर भी आपको वेतन नियुक्ति की जाएगी। भारतीय और यूरोपियों के जो संबंध थे उनको बहुत तनाव आ गया था अब, क्योंकि उनमें दिन प्रतिदिन जो घृणा और अविश्वास का जो भाव था वो बढ़ता चला गया था। फूट डालो और राज करो की नीति अब उन्होंने मुख्य रूप से अपना ली थी। हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए उन्होंने अब पुरजोर कोशिश शुरू कर दी थी। इसके अलावा जो धार्मिक स्वतंत्रता थी उसमें ये भी कहा गया था कि आपके धार्मिक जो विश्वास है परंपराएं हैं उनमें हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि सती प्रथा, बाल विवाह, समाज सुधार के बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए थे। तो अब उन्होंने भी इसमें ये कहा था कि हम कोई भी ऐसा कार्य अब नहीं करेंगे। तो इस प्रकार अब उन्होंने समाज सुधार की जो नीति थी वो पूरी तरह से त्याग दी थी। जैसे उन्हें सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या विवाह, कुछ इस प्रकार के उनमें भी हस्तक्षेप किया, विधवा विवाह को मान्यता देना। तो ये सारे जो अब इस प्रकार के जो कार्य थे पूरी तरह से उन पर उन्होंने अब प्रतिबंध लगा दिया कि हम आपके जो धार्मिक सामाजिक विषय उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। तो धन्यवाद आप सभी का। आशा करते हैं कि आपको अच्छा ये चैप्टर ज़रूर लगेगा। और हरियाणा जो सिलेबस है हमारा हरियाणा बोर्ड उसमें 10 नंबर का ये अध्याय है। तो इसको अच्छे से आप स्टडी करें, समझने का प्रयास करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कैसा आपको अध्याय लगा। धन्यवाद। जय हिंद।